नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईश्वर सोलंकी और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेशन फिजिक्स के क्वेश्चन का होने वाला है। आज के सेशन में हम भौतिक विज्ञान के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज़ों और पनडुब्बियों को किस सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जहाज़ों और पनडुब्बियों की जो आकृति है, जो उनको डिज़ाइन किया गया है, वो कौन से सिद्धांत के आधार पर किया गया है। तो जहाज़ और पनडुब्बियाँ ये क्या करती है दोस्तों, ये पानी में तैरती हैं, पानी में तैरती हैं। और पानी में तैरने का जो सिद्धांत है वो दोस्तों दिया गया आर्किमिडीज के द्वारा। वो दिया गया आर्किमिडीज के द्वारा। ठीक है, देखो जहाज और पनडुब्बियां क्या करती है, पानी में तैरती हैं। और जो पानी में तैरने का जो कारण है, या फिर कह सकते हैं कि किस सिद्धांत के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं, तो किस सिद्धांत के आधार पर तैरती हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर तैरती हैं। अब दोस्तों देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों ये कहता है कि जब भी किसी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं, जब भी किसी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में एक आंशिक कमी हमें महसूस होती है। क्या होती है? वस्तु को पानी में डुबोने पर, जब भी किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोएंगे, उसके भार में आंशिक कमी हमें महसूस होगी। आंशिक कमी किसमें? वेट में, भार में। उसके भार में आंशिक कमी हमें महसूस होगी। और ये आंशिक कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के द्रव्यमान के बराबर होती है। यानी कह सकते हैं कि जब भी किसी वस्तु को पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से किसी जल के अंदर डुबोएंगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान में, उस वस्तु के भार में हमें एक आंशिक कमी महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि उसका भार थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये 5 किलोग्राम की वस्तु थी। जब इसको इस पानी में डुबोया गया तो यहाँ पर जो वजन है इसका 3 किलोग्राम नापा गया। पहले कितना था? 5 किलोग्राम। वस्तु को डुबोने के बाद कितना है? 3 किलोग्राम। तो हमें ये आभास होता है कि 5 किलोग्राम की वस्तु अब 3 किलोग्राम की हो गई है। ये बात समझ में आई? किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में आंशिक कमी महसूस होती है। और आर्किमिडीज ने यह भी बताया कि ये जो आंशिक कमी है ये किसके बराबर होती है? ये वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। किसके बराबर होती है दोस्तों? वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर। कहने का मतलब है यहाँ 5 किलोग्राम की वस्तु थी। जब इसको इस बर्तन में, इस जल से भरे बर्तन में डुबोया गया तब इसका जो भार है हमें 3 किलोग्राम महसूस हुआ। हमें ये पता चला, ये आभास हुआ कि 2 किलोग्राम वजन कम हो गया है। लेकिन जब इस वस्तु को पानी में डुबोया गया, यहाँ से कुछ पानी क्या हो गया? इस बर्तन से बाहर निकल गया। किसके कारण? इस वस्तु के कारण। तो इस वस्तु ने जितना जल हटाया, या फिर कह सकते हैं जितना जल इसने बाहर निकाला, उतना ही हमें भार कम लगेगा। कहने का मतलब है कि ये 5 किलोग्राम की वस्तु थी। जब इसको बर्तन में रखा गया तो हमें ये 3 किलोग्राम की महसूस हुई। जब इसको डुबोया गया तो इसने 2 किलोग्राम जल बाहर निकाल दिया। और 2 किलोग्राम जल बाहर निकाला, यही वजन क्या है? यही वजन वो वजन है जो हमें कम लग रहा है। किसमें? जो हमारे ऑब्जेक्ट में, जो हमारा पहले वाला ऑब्जेक्ट था उसमें जो कम वजन लग रहा है वो किसके बराबर होगा? कितना जल बाहर निकाला गया। फॉर एग्जाम्पल सेम बर्तन है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम का,
हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम का, ये पानी में डुबोया गया। चलो इसको पानी में डुबो दो। ये हमने इसको पानी में डुबो दिया। पहले हमें 10 किलोग्राम वजन लग रहा था, अब हमें लग रहा है 6 किलो। अब हमें लग रहा है 6 किलोग्राम। और यहाँ पे हमने एक इसमें छेद रखा था ताकि जल आसानी से बाहर जा सके। इस 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के कारण, इस वस्तु के कारण जो जल बाहर निकला वो कितना हुआ? 4 किलोग्राम। तो जितना जल बाहर निकलेगा उतनी ही आंशिक कमी हमें महसूस होगी। सिंपल सी बात है, दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यहाँ 2 किलोग्राम जल बाहर निकला, इसका मतलब आंशिक कमी कितनी हुई? 2 किलोग्राम की। यहाँ पर 10 किलोग्राम की वस्तु थी, 4 किलोग्राम जल इस वस्तु ने बाहर निकाल दिया, तो कितनी आंशिक कमी हमें महसूस होगी? 4 किलोग्राम की आंशिक कमी महसूस होगी, राइट। और इसी सिद्धांत के कारण, आर्किमिडीज के इसी सिद्धांत के कारण वस्तुएं पानी में तैरती हैं। कहने का मतलब है बड़ी वस्तुएं। यहाँ पे एक बात ये याद रखिए, जो बड़ी वस्तुएं हैं वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरती हैं, और जो छोटी वस्तुएं हैं, जो छोटी वस्तुएं कौन कौन सी? जैसे सुई है, आप सुई को पानी में डालते हैं, अचानक से हल्के से धीरे धीरे उसको आड़ी करके रखते हैं। अगर आप उसको नोक के बल पर गिराएंगे तब तो वो गिर जाएगी, तब तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी। लेकिन आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल आसानी से रखते हैं तो वो उसके पानी की सतह के ऊपर तैरने लगती है। तो सुई हुई, उसके बाद कोई भी सूखी हुई पत्ती, या फिर जब पानी पे आपने मच्छर को बैठते देखा होगा। ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये तैरते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण तैरते हैं दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में तैरने के 2 सिद्धांत हैं। छोटी वस्तुएं पृष्ठ तनाव के कारण तैरती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण तैरती हैं। अब पूछोगे सर पृष्ठ तनाव क्या है? तो किसी भी एकांक लंबाई पर लगाया जाने वाला बल F/L। F क्या है? फोर्स है, बल, और L क्या है? लेंथ। एकांक लंबाई पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। तो छोटी वस्तुएं किस सिद्धांत पर तैरती हैं? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर तैरती हैं। और बड़ी वस्तुएं कहने का मतलब क्या है? जहाज हो गए, पनडुब्बियां हो गई, और कुछ उपकरण भी बनाए गए, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये कुछ उपकरण हैं, ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर बनाए गए। ये बात समझ आ गई? तो किसके आधार पर, किस सिद्धांत के आधार पर जहाज और पनडुब्बियों को डिजाइन किया गया? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर इनको डिजाइन किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इनको डिजाइन किया जाता है कि ये पानी, इनका जो वजन है वो उस वजन के बराबर जल को हटाए ताकि वो पानी के अंदर डूबे नहीं, राइट। तो किस सिद्धांत के आधार पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि इस हमारे ब्रह्मांड में हमारे चारों ओर कोई भी 2 वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, राइट। उसके बाद है उत्प्लावन का सिद्धांत। तो उत्प्लावन का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर नीचे की ओर से ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, जो उस वस्तु में कमी को महसूस करवाता है। यानी ये कोई पात्र है, इसमें कोई वस्तु को डुबोया जाता है और ये पात्र, इसमें जल है। तो जब इस वस्तु को पानी में डुबोएंगे तब इसमें नीचे की ओर से एक बल ऊपर की ओर लगता हुआ महसूस होता है जो इस वस्तु को पानी में डूबने नहीं देता। वो क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। और दोस्तों उत्प्लावन बल घनत्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? घनत्व से संबंधित है। जिसका घनत्व ज़्यादा वो वस्तु नीचे रहेगी। यानी अगर डुबोया जाने वाला जो वस्तु डुबोई जा रही है उसका घनत्व अगर कम है तो वो उसके ऊपर तैरेगी।
तो उत्प्लावन बल अधिक लगेगा, लेकिन अगर डुबोई जाने वाली वस्तु का घनत्व बहुत ज़्यादा है तो पानी के अंदर डूब जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है। हमें यह पूछा है कि इन ऑप्शंस में से, इन विकल्प में से एक ऐसा विकल्प चुनो जो पदार्थ नहीं है, यानी पदार्थ का उदाहरण नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन पदार्थ है। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन ए बादल। बादल क्या है दोस्तों? बादल वाष्प, क्या है? जल वाष्प। और वाष्प क्या है? जल का ही एक रूप है, और जल क्या एक पदार्थ है, ये बात आप जानते हैं। दूसरा है गुरुत्व। गुरुत्व दोस्तों क्या है? गुरुत्व एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। किसकी? वस्तु की। वस्तु का वह गुण जिसके कारण पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है, वह गुण क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है, ग्रेविटी कहलाता है। आग, फायर, ये भी क्या है दोस्तों? पदार्थ, राइट। उसके बाद बारिश की बूंदें, सेम वही आ गया। क्या फॉर्म है ये? लिक्विड फॉर्म। जल का कौन सा रूप है? द्रव रूप। ये भी क्या हो गया? पदार्थ का एक उदाहरण हो गया, राइट। तो हमारे पास केवल एक ही ऐसा एग्जाम्पल है, गुरुत्व। यानी कहने का मतलब है कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है वे सारे पदार्थ हैं। सिंपल सी बात है, जो चीज़ हमें दिखाई देती हैं वो सारे क्या है? पदार्थ हैं। हमें बादल दिखाई देते हैं, बारिश की बूंदें दिखाई देती है, हमें आग की लपटें यानी फायर, आग दिखाई देती हैं, लेकिन गुरुत्व केवल क्या है? एक सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, केवल एक गुण है जो हमें कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी गुण के कारण पृथ्वी हर एक वस्तु को, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा के अंदर है, उस प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इसलिए गुरुत्व एक पदार्थ न होकर क्या है? एक गुण है। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? गुरुत्व पदार्थ का उदाहरण नहीं है। बाकी सिंपल सी चीज आप देख सकते हैं, बादल जल वाष्प है, आग क्या है? पदार्थ है, हमें आग दिखाई देती हैं। बारिश की बूंदें क्या हैं? पदार्थ हैं। कौन सा जल का रूप है? द्रव रूप है, लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर 60 किलोग्राम है। जमीन पर कितना है उसका वजन? 60 किलोग्राम। एक समान त्वरण के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट, किसमें गति कर रहा है? एक लिफ्ट में। जब उसका वजन मापा जाता है तो व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसमें खड़ा है? लिफ्ट में खड़ा है। किसमें खड़ा है? एक लिफ्ट में खड़ा है। एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है, और जब उसका जमीन पर वजन नापा जाता है, यानी उसका नॉर्मल वजन, कहने का मतलब है कि सामान्य वजन कितना है उसका? 60 किलोग्राम। लेकिन अब ये व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में न होकर कहां पर है? लिफ्ट में है। और लिफ्ट एक समान त्वरण से कहां पे जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। एक समान त्वरण यानी किस त्वरण से जा रही है? ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है दोस्तों, तो बताना ये है कि इसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सामान्य परिस्थितियों में इसका वजन 60 किलोग्राम था, लेकिन अब जब ये लिफ्ट में एक समान त्वरण से गति करती हुई लिफ्ट में सवार है और ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको याद रखिए। किसी भी कंडीशन में, इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा है कि लंबवत ऊपर की ओर जा रही है। अगर क्वेश्चन इसका चेंज कर दिया जाए, ऐसा बोल दिया जाए कि एक समान त्वरण से लंबवत नीचे की ओर आ रही है, या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि रस्सी अचानक टूट जाए और लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे की ओर गति करे। ठीक है, ये देखिए पहली कंडीशन है रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन का मतलब है कि स्थिर है, ये
ये लिफ्ट गति नहीं कर रही है। लिफ्ट कैसी है? स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या है? ये जमीन के बराबर ही हो गया। कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है या फिर कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, कब? जब लिफ्ट स्थिर अवस्था में हो। तो सामान्य परिस्थितियां हैं, ये सामान्य परिस्थिति है, चाहे जमीन पर व्यक्ति खड़ा हो या फिर लिफ्ट में खड़ा हो, एक ही बात है। लेकिन कंडीशन क्या है? लिफ्ट स्थिर होनी चाहिए। कैसी? लिफ्ट रेस्ट में होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, ना ऊपर गति करे ना नीचे गति करे। तो इन सामान्य परिस्थितियों में कितना वजन बोला गया है? 60 किलोग्राम बोला गया है, राइट? 60 किलोग्राम बोला गया है। तो रेस्ट में वजन वही रहेगा, ऐसा बोल दिया। ऐसा अगर क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया जाए तो ऐसा बोल दिया जाए कि जमीन पर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है, तो आप ये बताइए कि स्थिर खड़ी लिफ्ट में व्यक्ति सवार होने पर वजन कितना होगा। तो अगर स्थिर खड़ी लिफ्ट में वजन पूछा जाए तो सामान्य वजन के बराबर ही होगा। कंडीशन सेकंड कंडीशन है कि लिफ्ट नीचे की ओर गति करे। लिफ्ट नीचे की ओर गति करे। तो दोस्तों लिफ्ट नीचे की ओर गति करेगी तो जिस त्वरण से गति कर रही है, जिस त्वरण से गति कर रही है वो त्वरण माइनस हो जाएगा। वो त्वरण क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी यहां पे देखिए ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला दोस्तों यहां से आया कि आपको पता है कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर नीचे खींचती है। अगर इस व्यक्ति का द्रव्यमान m है तो जो नीचे की ओर बल लगेगा वो कितना होगा? mg होगा, राइट? इसको यहां पे अलग से देखिए क्या होगा। ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति पर पृथ्वी बल लगा रही है mg, यानी mg बल से पृथ्वी इस व्यक्ति को अपनी ओर नीचे खींच रही है। और इस लिफ्ट का जो तार है, इस लिफ्ट का तार है, अब ये इस व्यक्ति को नीचे की ओर खींच रही है। और हमने बोला है कि ये रेस्ट कंडीशन में है, तो रेस्ट कंडीशन में होने के लिए क्या होगा? जितना बल mg नीचे लग रहा है उतना का उतना बल यहां से इस तार के द्वारा ऊपर लगना चाहिए, ताकि दोनों बैलेंस रहे। ये बल इसको ना नीचे आने दे और ये जो mg है इसको ना ऊपर जाने दे। यानी जो ये T बल है, किसके द्वारा? लिफ्ट के तार के द्वारा लगाया गया बल, ये T इस mg के बराबर होगा। ये दोनों बैलेंस रहेंगे तभी ये लिफ्ट स्थिर रहेगी। तो यहाँ पे देखिए T बराबर mg, यानी पृथ्वी जो बल नीचे लगा रही है और लिफ्ट का तार ऊपर लगा रहा है, ये दोनों बराबर हैं, तभी ये लिफ्ट स्थिर अवस्था में है, राइट? अब देखिए, अब कंडीशन सेकंड, इसमें क्या है? इसमें हमने बोला है कि लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है। लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, तो नीचे की ओर आ रही है तो क्या हुआ? जिस त्वरण से लिफ्ट नीचे आ रही है वो त्वरण को हम माइनस कर देंगे। हमारे पास दो त्वरण है, एक त्वरण वो है जो पृथ्वी खींच रही है, जिस त्वरण से पृथ्वी खींच रही है, और दूसरा त्वरण ए वो ये वाला है कि जो लिफ्ट क्रिएट कर रही है, लिफ्ट के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो यहां पे इस कंडीशन में देखिए, पृथ्वी नीचे खींच रही है mg और लिफ्ट का तार ऊपर खींच रहा है T। लेकिन हमने बोला है कि नीचे, अगर लिफ्ट नीचे आ रही तो mg क्या होगा? mg ज्यादा होना चाहिए। mg ज्यादा होना चाहिए किससे? इस T से। तो T अगर हम ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। इसलिए हमने इस पलड़े को ज्यादा करने के लिए क्या किया? एक चीज माइनस कर दी, एक चीज माइनस कर दी। पहले mg था, अब इस g में से भी इस a को माइनस कर दिया, मतलब इसमें से कुछ और घटा दे ताकि ये हमारा बढ़ जाए। तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी तब वजन कम हो जाएगा, वजन
कम हो जाएगा। और इससे आगे देखिए, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो वजन ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन में बिल्कुल उल्टा है। जिस तरह से हमने ये समझा है कि लिफ्ट नीचे आ रही होगी तब हम इस त्वरण को माइनस कर देंगे, और जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तब हम इस त्वरण को, कौन सा त्वरण, जो लिफ्ट के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, इसको प्लस कर देंगे। और जब हम प्लस कर देंगे तो वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए टी एम जी, ये तो हमारा स्टार्टिंग सामान्य वजन था एम जी में हमने ए और प्लस कर दिया तो क्या होगा, जितना एम जी था उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए एम जी, हमने ए को माइनस कर दिया, मतलब जितना एम जी था उसमें से थोड़ा कम हो जाएगा। तो जब लिफ्ट नीचे आएगी तो कम हो जाएगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगा। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में यह था कि जब लंबवत ऊपर की ओर गतिमान करे तो वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हमने अभी जाना कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वजन क्या होगा, 60 किलोग्राम से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है नहीं बदलेगा। तो किस कंडीशन में नहीं बदलेगा, जब लिफ्ट रेस्ट में होगी, या फिर कह सकते हैं जब लिफ्ट स्थिर अवस्था में होगी। ठीक है, उसके बाद है शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा, शून्य एक ही कंडीशन में होता है दोस्तों, इस कंडीशन को बोलते हैं भारहीनता। शून्य को क्या नाम लेते हैं, भारहीनता। भारहीनता ये किस कंडीशन में होती है, अगर आपको सवाल ऐसा पूछ दिया जाए कि अचानक लिफ्ट का तार टूट जाए, अचानक लिफ्ट का तार देखिए हम एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि लिफ्ट स्थिर है तो वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नहीं बदलेगा, राइट। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि लिफ्ट का तार अचानक टूट जाए तो वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका आंसर जाएगा कि शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारहीनता की कंडीशन आ जाएगी। आप इमेजिन कीजिए, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट का तार अचानक टूट जाए तो आपको अपना वजन महसूस ही नहीं होगा, आपको अपना वजन महसूस नहीं होगा, और तब आपको लगेगा कि आपका वजन क्या हो गया है दोस्तों, शून्य हो गया है। सी ऑप्शन है 60 किलोग्राम से कम मापा जाएगा। हमने अभी बात करी कम कब मापा जाएगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होगी, लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होगी। चार ऑप्शन किसी न किसी क्वेश्चन के आंसर हैं, और वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी ऑप्शन है 60 किलोग्राम से ज़्यादा मापा जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि जब लंबवत ऊपर की ओर गति करेगी तो क्या होगा, 60 किलोग्राम से ज़्यादा मापा जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर अब जाके आया है, 60 किलोग्राम से ज़्यादा मापा जाएगा। इसको भी याद रखिए, जब लिफ्ट रेस्ट में होगी नहीं बदलेगा, जब अचानक तार टूट जाएगा तो वजन शून्य हो जाएगा, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होगी तो वजन भी नीचे आ जाएगा। वजन भी नीचे आने का मतलब क्या है कि कम हो जाएगा, और जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो वजन भी ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। कौन सा युग्म, प्रत्येक ऑप्शन में दो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक विकल्प में 2 और विकल्प है। हमें यह बताना है कि कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा ऊर्जा की इकाई दर्शाता है, ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। तो आइए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रकाश वर्ष। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रकाश वर्ष, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। जब बहुत ही हमारे पृथ्वी से कोई बहुत दूर स्थित ग्रह है तो उसकी अगर हम दूरी मापते हैं तो किससे मापते हैं, प्रकाश वर्ष से मापते हैं, लाइट ईयर से मापते हैं, राइट। और वोल्टेज, विभव
अगर हम किसी सेल का जिसमें विभव बहुत ही कम है उसको अगर नापेंगे तो किससे नापेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और अगर हम किसी सेल का जिसका विभव ज़्यादा है तो उसको नॉर्मली अपन वोल्ट से नापते हैं। किससे नापते हैं? वोल्ट से नापते हैं। विभव का मात्रक वोल्ट। प्रकाश वर्ष क्या मापने की दूरी है? क्या मापने की इकाई है? दूरी मापने की इकाई है। तो हमें तो पूछा है ऊर्जा, लेकिन इसमें तो एक तो स्पष्ट हमें दिख रहा है कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि जो भी दो ऑप्शन होंगे वो दोनों ऊर्जा की इकाई होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। पहला है जूल। जूल बिल्कुल ऊर्जा की इकाई है। जूल ऊर्जा की इकाई है, मतलब यहां तक तो ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा किसका है? पास्कल। और आप जानते हैं दोस्तों पास्कल दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। प्रेशर मापने की जो यूनिट है, प्रेशर मापने की जो इकाई है वो क्या है? पास्कल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कि हमें क्या चाहिए? हमें दोनों विकल्प ऊर्जा की इकाई वाले चाहिए। फिर है वेबर और एम्पियर। वेबर और एम्पियर। तो दोस्तों एम्पियर आपको पता है सीधा सा क्या मापते हैं एम्पियर में? विद्युत धारा। क्या मापते हैं दोस्तों? विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापने की इकाई क्या है? एम्पियर है। और चुंबकीय फ्लक्स को मापते हैं चुंबकीय फ्लक्स को किससे मापते हैं? वेबर से मापते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि वेबर तो चुंबकीय फ्लक्स मापने की इकाई है और एम्पियर विद्युत धारा को मापने की इकाई है। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन कैलोरी और जूल। कैलोरी से क्या मापते हैं? एनर्जी, ऊर्जा। और ऊर्जा मापने की एक और इकाई है जो क्या है? जूल। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैलोरी भी ऊर्जा मापने की इकाई है और जूल भी ऊर्जा मापने की इकाई है। जो डी ऑप्शन में दोनों इकाइयां दी हुई है वो दोनों इकाइयों से हम ऊर्जा माप सकते हैं, ऊर्जा को मापा जा सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक एक हमने ऑप्शन देखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभव को मापने की इकाई, प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की इकाई, लेकिन हमें पूछा है ऊर्जा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में जूल तो ऊर्जा मापने की इकाई है, लेकिन पास्कल से क्या मापते हैं? दाब को मापते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। वेबर चुंबकीय फ्लक्स मापने की इकाई और एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कैलोरी ऊर्जा को मापने की इकाई है और जूल भी ऊर्जा को मापने की इकाई है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश ना किया जाए। यानी कहने का मतलब है कि कौन सा नियम ये कहता है कि कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो तब तक गति में रहेगी, या फिर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से बल काम ना करे, या फिर हम उसे जबरदस्ती काम कराने के लिए विवश ना करें। तो कौन सा नियम है दोस्तों? आइए इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए गति का पहला नियम। इस गति के पहले नियम को दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और गति का पहला नियम क्या है? इसको जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी या फिर तब तक गति की अवस्था में ही रहेगी
जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम न करे। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, अगर हम बाहर से बल ना लगाएं तो वह गति करती ही रहेगी। अगर कोई वस्तु पड़ी है, विराम अवस्था में है, तो जब तक हम उस पर धक्का या फिर बाहर से बल ना लगाएंगे तब तक वो वहीं पर पड़ी रहेगी। तो ये इसका मतलब क्या है कि जड़त्व का नियम गति का पहला नियम है। और हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि ये नियम कौन सा नियम है, कि जब तक विरामावस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करें। ठीक है, तो कौन सा नियम होगा? वो पहला नियम होगा, गति का पहला नियम। इसको एक और नाम देते हैं जड़त्व का नियम। याद रखिएगा, गति का पहला नियम और जड़त्व का नियम दोनों एक ही नियम है। अगर जड़त्व का नियम नाम करके भी यहाँ पे दे दिया जाता तो भी हमारा ऑप्शन करेक्ट होता। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम दोस्तों क्या कहता है कि जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उसमें संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल की दिशा में होती है। राइट, गति का दूसरा क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में हम बल लगाते हैं उसी डायरेक्शन में संवेग परिवर्तन की दर होती है। सी ऑप्शन है ऊष्मागतिकी का पहला नियम। ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहता है? सिंपल सा नियम है, हमने कई बार पढ़ा है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? हम सबको पता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, ये नियम तो बहुत ही फेमस है। इस नियम को एक और नाम देते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब तो आप सबको याद आ ही गया होगा कि ये नियम कौन सा है, कि किसी एक वस्तु पर हम क्रिया करते हैं तो वो वस्तु वापस हम पर उसी उतना ही क्वांटिटी में वापस प्रतिक्रिया करती है। यानी हम किसी वस्तु पर क्रिया करेंगे, उस वस्तु के द्वारा वापस हम पर प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाएगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे रॉकेट नोदन, रॉकेट का जो प्रक्षेपण किया जाता है, रॉकेट बहुत ही तेज गति से सारी गैसेज नीचे की ओर पृथ्वी पर छोड़ता है और वापस पृथ्वी उसमें प्रतिक्रिया करके उसको ऊपर की ओर धकेलती है। राइट, तो ये सारे नियम है। गति का पहला नियम जड़त्व का नियम, वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी या फिर जब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। दूसरा नियम क्या है? संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल या फिर लगाए गए बल के दिशा में होती है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है और ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है दोस्तों कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब किसी वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर क्रिया की जाती है तो वो वस्तु वापस उस पर प्रतिक्रिया करती है। तो हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा, गति का पहला नियम, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। राइट, ये बात समझ आ गई? पहला ऑप्शन क्यों होगा? हमने सारे नियम एक एक करके देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वस्तु के त्वरण को तब क्या कहा जाता है जब वह एक सीधी रेखा में गति करती है? एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। किसी वस्तु के त्वरण को तब क्या कहा जाता है? जब वस्तु क्या कर रही हो? सीधी रेखा में गति कर रही हो। क्या कर रही हो? एक सीधी रेखा में गति कर रही हो और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या फिर घटता रहता है। तो दोस्तों, जहां भी नियमित अंतराल की बात आए, यानी एक फिक्स टाइम की बात आए, एक फिक्स टाइम की बात आए कि इस टाइम के अंदर 5 मीटर पर सेकंड बढ़ा और अगले 5 सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड घटा, जब भी टाइम फिक्स दिया हो यानी निश्चित समय दिया हो, निश्चित या फिर नियमित,
नियमित समय दिया हो तब वह एक समान त्वरण से गति करती है। किससे गति करती है? एक समान त्वरण से गति करती है। अगर ऐसा बोले कि नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता रहता है, उसका वेग बढ़ता ही रहता है, नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता ही रहता है, तो उसका त्वरण हो जाएगा, वो दोस्तों हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा? धनात्मक। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि एक नियमित अंतराल में केवल घटता रहता है, इस 5 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड से 20 हुआ, अगली 5 सेकंड में 15 हुआ, अगली 5 सेकंड में 10 हुआ, अगली 5 सेकंड में 5 हुआ। अगर हर 5 सेकंड में 5-5 मीटर पर सेकंड कम हो रहा है तो वो त्वरण ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर प्रत्येक 5 सेकंड में कोई एक फिक्स टाइम दिया हो, 5 सेकंड 10 सेकंड, उस हर 10 सेकंड के अंदर अगर उसका वेग बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। लेकिन हर 10 सेकंड में बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण से गति कर रही है। वो वस्तु किससे गति कर रही है? एक समान त्वरण से गति कर रही है। ये बात समझ गए आप? अगर नियमित अंतराल में केवल बढ़ रहा है वेग तो धनात्मक होगा। अगर नियमित समय में, नियमित अंतराल में वेग केवल कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और अगर बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है तो एक समान त्वरण से गति कर रही है वो वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश मापने के विज्ञान, प्रकाश मिति या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? या पूरे क्वेश्चन का एक ही मीनिंग है कि ये जो हमारे पास भौतिक राशि है प्रकाश मिति, फोटोमेट्री, इसका मात्रक क्या है, इसका मूल मात्रक क्या है? तो आते हैं हम ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन हमारे पास मोल। पहला ऑप्शन क्या है? मोल। और अगर आपने इकाइयां पढ़ी है, मात्रक पढ़े हैं, तो मोल आपको पता होगा दोस्तों, पदार्थ की मात्रा का मापक है या फिर पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई है। क्या है? मोल। बी ऑप्शन हमारे पास है एम्पियर। और एम्पियर हमने अभी पढ़ा कि एम्पियर विद्युत धारा, क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा मापने की इकाई है। ऑप्शन सी पर आते हैं केल्विन। और केल्विन दोस्तों तापमान मापने की इकाई है। केल्विन में कौन सी भौतिक राशि मापी जाती है? टेम्परेचर, तापमान मापा जाता है। और ऑप्शन डी कैंडेला। कैंडेला दोस्तों प्रकाश मिति मापने की इकाई है। हमारे क्वेश्चन का आंसर अब आया है, प्रकाश मिति की इकाई या फिर कह सकते हैं मात्रक क्या है? कैंडेला। प्रकाश मिति को एक और नाम देते हैं ज्योति तीव्रता। कभी कभी प्रकाश मिति की जगह लिखा हुआ हो ज्योति तीव्रता तो भी उसका मात्रक क्या है? कैंडेला होगा। राइट, कैंडेला सी डी। ये बात समझ आ गई आप? मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई। केल्विन क्या है? तापमान मापने की इकाई या फिर कह सकते हैं तापमान का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और प्रकाश मिति या फिर कह सकते हैं ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई या फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों? कैंडेला है। राइट, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रकाश मिति पूछा है। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को, यानी दो द्रवों की सतह
ये दो कोई भी दो लिक्विड की सरफेस है, द्रव की सतह है, ये आपस में इनके बीच में जो घर्षण होता है, इनके बीच में जो घर्षण होता है उसको क्या कहा जाता है या फिर क्या नाम दिया गया है। आइए एक एक को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों अपरूपण। पहला ऑप्शन क्या है? अपरूपण। अपरूपण क्या है कि जब भी आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु का जो आकार में जो विकृति आती है यानी फिर उसका आकार जो बदल जाता है तो उस आकार को बदलने का जो गुण है वो अपरूपण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपण कहलाता है। आपने कभी किसी भी बॉल को पकड़ के उसको स्क्वीज किया होगा, उसको सिकोड़ा होगा या फिर उस पर बल लगाया होगा तो वो बॉल अपनी आकृति में चेंज कर लेती है। कैसे? जैसे ये एक गोल, ये एक राउंड बॉल है। अगर आपने इस बॉल पर इन दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगाया तो ये बॉल इस आकृति में चेंज हो जाती है। तो इस आकृति में जो चेंज होना या फिर बल लगाने के कारण वस्तु का अपनी आकृति में बदलाव करना कौन सा गुण होता है? अपरूपण या फिर चीयर गुण होता है। ऑप्शन बी तलकर्षण या फिर बोलते हैं ड्रैगिंग। तलकर्षण। तलकर्षण क्या है कि जब दो द्रवों की सतह के बीच, जब दो द्रवों की सतह कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में जो रगड़ होती है, जो उनके बीच में घर्षण बल काम करता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तलकर्षण बोलते हैं। सी है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन हमने बात करी कि एकांक लंबाई पर। एकांक लंबाई कैसे? अगर ये एक लंबाई है, ये एल लंबाई है और मैं इस लंबाई पर लंबवत रूप से बल लगाऊं। लंबवत रूप से का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और मैं इस पे इस तरीके से बल लगाऊं, बोर्ड के बाहर से अंदर की ओर लंबवत रूप से बल लगाऊं, तो ये क्या कहलाएगा? पृष्ठ तनाव कहलाएगा। सरफेस टेंशन F बटा L। L क्या है? लंबाई। F क्या है? बल। एकांक लंबाई पर लगाया गया बल। और उत्प्लावन बल क्या है? आप अच्छे से जानते हैं उत्प्लावन बल कि वह बल जो किसी वस्तु के पानी में डुबोने पर ऊपर की ओर काम करता है। राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? तरल पदार्थ द्वारा, द्रव द्वारा घर्षण बल जो लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तलकर्षण बोलते हैं। हमने हर एक ऑप्शन की डेफिनेशन उसके बारे में हमने समझा है और उसके बाद में हमको पता लगा है कि तलकर्षण ही वो गुण है या फिर घर्षण बल है जिसको तरल पदार्थ की सतहों के बीच लगता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, ये स्वाभाविक प्रकृति कहलाती है। ये कौन सी प्रवृत्ति है किसी वस्तु की जो उसके अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है? तो हमने अभी जब हम गति का पहला नियम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था जड़त्व का नियम और तब हमने देखा था कि जड़त्व का नियम क्या कहता है। जड़त्व का नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक उस पर बल नहीं लगाया जाएगा और उसी को क्या बोलते हैं? जड़त्व। जड़त्व का मतलब क्या है? गति का पहला नियम भी यही था कि तब तक वस्तु अपने ही धुन में रहेगी जब तक हम उसको बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे और यही उसकी प्रवृत्ति क्या कहलाती थी? जड़त्व कहलाती थी। जड़त्व का मतलब होता है अवस्था में परिवर्तन का विरोध या फिर कह सकते हैं अवस्था परिवर्तन का विरोध। अवस्था परिवर्तन का विरोध। तो उनकी ये स्वाभाविक प्रकृति क्या कहलाएगी दोस्तों? जड़त्व, इनर्शिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जड़त्व कहलाएगी। बल क्या कहलाता है? सीधे सा फॉर्मूला होता बल का m गुणा a।
m गुणा a, राइट। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है दोस्तों v बाय टी। v बाय टी, एकांक समय में वस्तु का वेग क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। और गति किसी भी वस्तु की अवस्था में जो चेंज आता है, समय के साथ जो परिवर्तन होता है, या समय के साथ परिवर्तन कैसे? जैसे ये कोई सीधी रेखा है, कोई वस्तु t बराबर 1 सेकंड पर यहाँ पर थी, 5 सेकंड पर ये वस्तु यहाँ पर आ गई, तो समय के साथ इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो यही क्या कहलाता है? गति कहलाती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विराम अवस्था में या फिर गतिमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध कौन सा गुण करता है, कौन सी प्रवृत्ति करती है? जड़त्व की प्रवृत्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर, राइट। सीधा इसका आंसर है जेट इंजन कौन से सिद्धांत पर? रैखिक संवेग के संरक्षण आधार पर, रैखिक संवेग के संरक्षण आधार पर। कैसे करता है और ये नियम क्या कहता है, इसको आइए देखिए समझते हैं। रेखीय संवेग का संरक्षण, रेखीय रेखीय संवेग के संरक्षण, ये नियम क्या कहता है कि किसी भी गति कर रही वस्तु का रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। अब आइए हम देखते हैं जेट इंजन का काम कैसे करता है, कैसे इस सिद्धांत पर ये आधारित होता है। तो ये जो एरोप्लेन है या फिर इसके जो इंजन है इनको बोलते हैं जेट इंजन। ये जो ये यहाँ पे लगे हुए इनको क्या बोलते हैं? जेट इंजन। और जो ये आपको सामने से दिख रहे हैं इनको बोलते हैं प्रोपेलर। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोपेलर। इस इंजन का जो पार्ट आपको सामने से दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रोपेलर, राइट। मतलब कहने का मतलब है ये जो यहाँ पर आपको काट के दिखाया गया है ये पूरा क्या है? प्रोपेलर है। अब इस प्रोपेलर को हम काट दें, अगर इसके अंदर की स्ट्रक्चर हम देखना चाहें तो जो सबसे बाहर आपको दिख रहा है ये फैन, ये क्या है? इसका फैन, इंजन का क्या है? फैन। और इसमें जो ये पीछे जो बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं टरबाइन। क्या बोलते हैं? टरबाइन। और इन्हीं टरबाइन, ये टरबाइन जब घूमती है तो इसी के कारण ये फैन बहुत ही तेज गति से घूमता है, इतनी तेज गति से घूमता है कि अगर इसमें कोई भी वस्तु चली जाए तो उस वस्तु को तोड़ मरोड़ कर ये रख दे। इन्हीं टरबाइन में गति के कारण इसका फैन बहुत ही तेज गति से गति करता है। जब ये फैन बहुत ही तेज गति से घूमता है तब ये बाहर की वायु को सोखता है, बाहर की वायु को अपने अंदर ग्रहण करता है और ये वायु जाती है यहां से होकर पीछे की ओर, राइट। जितनी फटाक से, जितनी स्पीड से वायु को ग्रहण करता है उतनी ही स्पीड से वायु को बाहर की ओर छोड़ता है, पीछे बाहर की ओर छोड़ता है। और जब ये ग्रहण की गई वायु है जितनी स्पीड से पीछे की ओर छोड़ेंगे ये उतना ही एरोप्लेन को स्पीड से आगे की ओर बढ़ाएगा। यानी यहां से इसने वायु को सोखा और इसके जो पीछे इसने बाहर कर दिया वायु को, तो जितनी स्पीड से वायु बाहर जाएगी उतनी स्पीड से ये फैन इसको एरोप्लेन को आगे की ओर गति करवाएगा, राइट। तो ये बात हमने समझी कि कौन सा नियम है ये? रेखीय संवेग का संरक्षण का नियम।
वापस क्वेश्चन पर आए, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ये कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? यानी दो वस्तुओं के बीच जो बल लग रहा है, दो वस्तुओं के बीच जो बल लग रहा है वह उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी इसका मान लीजिए m1 है, इसका m2 है, इनके बीच में जो बल लग रहा है, मान लीजिए इनके बीच जो बल लग रहा है वो लग रहा है F। ये किसके समानुपाती है? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल m1 और m2। ये हो गए दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान, और ये आपस में इनका कर दिया गुणा। दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, ये हो गया समानुपाती का निशान। मतलब ये कहना चाह रहा है कि F समानुपाती है m1 m2 के। ये दो क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमानों का क्या है? गुणनफल। तो F समानुपाती है m1 और m2 के। तो कौन सा नियम है ये? हमें पता है कि ये जो समीकरण है ये एक ही नियम में आता है, और वो नियम है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन सा नियम है? गुरुत्वाकर्षण का नियम, राइट। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी यही कहता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ही यही कहता है कि दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल लगता है, और वो आकर्षण बल उन दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच में जितनी दूरी है, उनके बीच में जितनी दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी उनके बीच में दूरी कितनी है? r का वर्ग और उसके व्युत्क्रमानुपाती, यानी F व्युत्क्रमानुपाती है r² के। इसलिए हमने क्या लिखा? 1/r²। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का नियम ही यही कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बाकी आपको पता है जड़त्व का नियम तो क्या कहता है? अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। संवेग परिवर्तन का नियम क्या कहता है? कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल की दिशा में होगी। ठीक है, और ये है गति के नियम। गति के नियम में m1 m2 का गुणनफल कभी समानुपाती नहीं होता। तो हमारा एक ही ऑप्शन है, लॉ ऑफ ग्रेविटी या फिर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, वो ये कहता है कि दोनों वस्तुओं के बीच जो बल लगेगा वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व को इसके द्वारा मापा जा सकता है। यानी किसी भी वस्तु के जड़त्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो किसी भी वस्तु के जड़त्व को, जड़त्व यानी क्या है? अपन उसके भार में चेंज कर रहे हैं। यानी कोई वस्तु पड़ी है, कोई वस्तु गति कर रही है। जड़त्व क्या है? अवस्था में परिवर्तन, और अवस्था में परिवर्तन सीधे से द्रव्यमान से रिलेटेड होगा। किससे रिलेट होगा? द्रव्यमान से रिलेट होगा, राइट। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ही ज्यादा जड़त्व लगेगा। यानी कोई बहुत बड़ी वस्तु पड़ी है, बहुत भारी वस्तु पड़ी है जिसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बाह्य बल लगाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बाह्य बल लगाने का मतलब क्या है? कि उस वस्तु में जड़त्व ज़्यादा है। जड़त्व ज़्यादा है का मतलब क्या है? वो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध भी बहुत ज़्यादा कर रही है। अगर विरोध कम कर रही होती तो आसानी से चेंज हो जाती, उसकी अवस्था में आसानी से परिवर्तन हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है, जड़त्व बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? कि हमें उस पर बाह्य बल भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और तो इसका क्या मतलब है? जड़त्व सीधे सीधे किससे कनेक्ट है? द्रव्यमान से कनेक्ट है। तो जड़त्व को द्रव्यमान से नापा जा सकता है, द्रव्यमान से सीधे से ये कनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पिंड के संवेग को
उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है, कहने का मतलब है कि संवेग, संवेग को लिखते हैं P, क्या लिखते हैं P। तो कहने का मतलब संवेग किसके बराबर होगा, संवेग किसके बराबर होगा, किन दो भौतिक राशियों के गुणनफल के बराबर होगा। क्या लिखा है, भार और वेग, भार और वेग, कहने का मतलब है m इंटू वी, कहने का मतलब क्या है m इंटू वी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इसमें भार, भार और द्रव्यमान, भार और द्रव्यमान में फर्क क्या है। तो दोस्तों भार होता है वो होता है mg, क्या होता है mg, ये क्या है भार, और केवल m ये क्या है द्रव्यमान, ये है द्रव्यमान। mg ये है भार, और जहाँ पे केवल m लिखा हुआ होता है ये है द्रव्यमान। तो यहाँ पे भार और वेग लिखा है, इसका मतलब यहाँ mg गुणा v, mg गुणा v, तो संवेग इसके बराबर नहीं होता है। दूसरा है द्रव्यमान और लंबाई, द्रव्यमान का मतलब m और लंबाई का मतलब l, m गुणा l, तो ये भी द्रव्यमान का सूत्र नहीं है। फिर लिखा है भार और चाल, भार क्या है mg और चाल क्या है स्पीड, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन वेग mgv, ये भी इसका सूत्र नहीं होता है। जो सूत्र होता है इसका संवेग का वो होता है दोस्तों m डॉट v या फिर m गुणा v, द्रव्यमान गुणा वेग, और हमारा डी ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग, यानी द्रव्यमान का और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती, किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि जो यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग होने का मतलब क्या है दोस्तों कि ऐसे तरंग, यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग का मतलब है कि ऐसी तरंग जिनके संचरण के लिए, जिनकी गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। एक अनिवार्य शर्त है। अनिवार्य शर्त का मतलब क्या है कि यांत्रिक तरंग, इन यांत्रिक तरंग, जो भी यांत्रिक तरंग है उनके संचरण के लिए, उनकी गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। जहां पे माध्यम नहीं वहां पर कोई गति नहीं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एक ही लाइन में सीधे सा आंसर है कि किसी न किसी माध्यम में की आवश्यकता होगी। जहां पे माध्यम नहीं होगा वहां पर कोई भी यांत्रिक तरंग गति नहीं करेगी। तो पहला ऑप्शन है इस्पात, स्टील। तो स्टील आपको पता है कैसा माध्यम है, ठोस माध्यम है। दूसरा है हवा। हवा कैसा माध्यम है, हवा में क्या है बहुत सारे पार्टिकल उपस्थित हैं, बहुत सारे गैसियस अणु, गैसों के अणु उपस्थित हैं। तो हवा भी एक माध्यम है। जैसे हम बोलते हैं, हमारे जो बोलने की जो ध्वनि है वो तरंग के रूप में हवा में जाती है, एयर में जाती है, और एयर माध्यम बनकर ये किसी और को संचरित करता है। तो हवा भी क्या एक माध्यम है। सी ऑप्शन है जल। जल भी क्या एक द्रव माध्यम है, और शर्त यही है कि बस माध्यम होना चाहिए। यांत्रिक तरंग की गति के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। लेकिन डी ऑप्शन दोस्तों सबसे अलग है, निर्वात। निर्वात का मतलब है जहां पर कोई वायु नहीं, कोई माध्यम नहीं, कोई वायु नहीं और कोई माध्यम नहीं। और आपको पता है कि जहां पर माध्यम नहीं वहां पर यांत्रिक तरंग गति नहीं करेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। इस्पात भी एक माध्यम है, हवा भी एक माध्यम है, जल भी एक माध्यम है, और जहाँ पे माध्यम होगा वहाँ पर यांत्रिक तरंग गति कर सकती है। लेकिन जहाँ पर माध्यम नहीं होगा, जैसे निर्वात, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, कोई वायु नहीं होती, वहाँ पर यांत्रिक तरंग जो हमारे पास है ध्वनि, वो वहाँ पर गति नहीं करेगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, हर क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा, और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।